हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि इस वीडियो के भी टाइटल में आपने देख लिया होगा, हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन योर बायोलॉजी एग्जाम। सबसे पहले बायोलॉजी एग्जाम की बात करूंगा तो इसमें जो मेरे पास पेपर जो है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड होता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरी है। पेपर आसान आता है, आसान नहीं कहूंगा, मॉडरेट आता है। क्वेश्चंस तुम समझ लेते हो लेकिन लिखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, 30 मार्क्स जो है आपके वो तो स्कूल एग्जाम से मिलेंगे आपको, जैसे कि आप प्रैक्टिकल करोगे, आपका वाइवा वगैरह होगा, वो वहां से देखा जाएगा। और बायो का जो एग्जाम है आपका इस साल, अगर मैं इस साल की बात करूं, इस साल आपके बोर्ड की बात करूं, तो इस साल बायो का एग्जाम आपका है 27 मार्च को। तो आपके पास इनफ टाइम है 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए, आप ला सकते हैं। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप एंड तक बने रहो, बस आपका काम ये है। सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, नंबर इन द सेंस कि कितना देर उसको टॉपिक पे ध्यान देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है, तो यूनिट 1 की बात करते हैं। हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो यूनिट वाइज हमारा डिवाइड है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट वाइज। सबसे पहला यूनिट जो है हमारा रिप्रोडक्शन का है, ये 16 मार्क्स का आता है हमारा। ठीक है, पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 7 मार्क्स का आता है। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और लास्ट चैप्टर जो है इसमें वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो मैंने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 7, 6 और 3, ये मार्क्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन द सेंस की मान लो कि किसी का सेट 1 है, सेट 1 में इस तरीके के मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं। अगर सेट 2 की बात करूंगा तो सेट 2 में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज वेरी करते हैं, लेकिन जो उसका टोटल मार्क्स है वो क्या है, 16 मार्क्स का ये तुम्हारा यूनिट आएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आप लोगों को मतलब आप जब बोर्ड एग्जाम दे दोगे, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट का एग्जाम देंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर हैं, 3 में से 2 जो चैप्टर हैं आपके बहुत ही लेंथी हैं, और सबसे पहले मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप इन्हीं को प्रिपेयर करना, वो मैं आगे बताऊंगा। पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि ये आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ये आता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। ठीक है, दोनों ही 8-8 मार्क्स हैं। देन इसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन, जो कि 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें मेनली आपकी डार्विन की थ्योरी, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है मेरे पास वो 12 मार्क्स का है। इसमें तो 2 ही चैप्टर हैं आपके, और दोनों ही इक्वल वेटेज रखते हैं। सॉरी 2 चैप्टर हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि 9 मार्क्स का है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि है 3 मार्क्स का। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं कि ये नंबर जो होते हैं आगे पीछे हो सकते हैं आपके सेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है मेरे पास वो आता है 12 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 2 ही चैप्टर हैं आपके, इसमें भी 2 चैप्टर हैं, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। इसमें आपका है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हम प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि बायोटेक का मेरे पास क्या प्रिंसिपल है, कैसे हम जीन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, कैसे जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बायोटेक के जो प्रिंसिपल वाले चैप्टर हैं उसमें पढ़ते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन कहाँ है वो हम इसमें पढ़ते हैं, जो सेकंड चैप्टर है। दोनों ही 6-6 मार्क्स के आते हैं। और तुम्हारे पास लास्ट यूनिट जो है वो है इकोलॉजी का, जो कि मेरे पास 10 मार्क्स का आता है। इसमें 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कहने के लिए बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी वाले चैप्टर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं ज्योग्राफी टाइप। ठीक है, ये आपके जो मेरे पास होते हैं 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। फिर बता रहा हूँ कि ये नंबर जो है आगे पीछे हो जाएंगे आपके सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आपका जो यूनिट का नंबर है वो यही रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि आपको सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करनी है, वो है जेनेटिक्स की। तो अप्रोच पे चलते हैं हम। तो अप्रोच जो हमारा रहेगा, तो पहले बताया मैंने, जो हाई विटेज हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, हाई विटेज वाले चैप्टर है, उसको पहले करना, जो कि हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स वाला पार्ट। जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े घुमा के आते हैं, तो आप सबसे पहले उसी को करो। उसको करने का रीजन ये रहेगा कि आपको पैनिक सिचुएशन नहीं, आपके सामने पैनिक सिचुएशन नहीं होगी जब लास्ट मोमेंट पे रहेंगे।
ठीक है, जो मेन जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो आप पहले ही कर लो। फिर हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले कोई वीडियो देख लो, ऑल्दो मैं इस चैनल पे सारे वन शॉट डालूंगा सारे चैप्टर्स के, ठीक है, आपको बने रहना है हमारे साथ। पहले देख लो वन शॉट, उसके बाद आप क्या करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो। फिर एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, उस डायग्राम को क्या करो, अच्छे से समझो, ठीक, उसको मेमोराइज करो। आप चाहो तो एनसीईआरटी जैसा नहीं तो आपको जो इजी वे में लगता है आप उस तरीके से बनाओ। उसके बाद एनसीईआरटी में जो टेबल्स होते हैं उसको तुम क्या करो, टेबल्स फ्लो चार्ट्स जो हो गए उसको क्या करो, थ्योरली मेमोराइज करते रहो। देन हम बात करते हैं डायग्राम प्रैक्टिस इज अ मेजर पार्ट, ठीक है। अगर आप आंसर लिख रहे होगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्या करना है, डायग्राम पे अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ बच्चा क्या करता है, बहुत लंबी लंबी थ्योरी लिख देता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डायग्राम आता होगा तो आप डायग्राम के थ्रू ही आंसर्स को समझा सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम प्रैक्टिस इज अ मेजर पार्ट होता है मेरे पास बायोलॉजी में, ठीक है। नीट और क्लीन डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आप भले ही थोड़ा सा बेकार बना रहे हैं, शेप खराब हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन काम जो होता है वो होता है आपका लेबलिंग का, ठीक है। लड़कियां तो अच्छे डायग्राम बना लेती हैं, लेकिन अगर मैं लड़कों की बात करूं तो वो कैसे भी गुजर गुजर करके आ जाते हैं। तो आप लेबलिंग अच्छे से करके आना तो आपके मार्क्स कंफर्म है। फिर हम बात करते हैं कि आप जैसी एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ क्या करना, एक पेज दो पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाना। पर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, हर चैप्टर से आप क्या करो, एक पेज दो पेज का शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसका फायदा क्या होता है कि अब जब लास्ट डे जाओगे पेपर देने तो आप रास्ते में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स में वही पॉइंट को ऐड करोगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इतना पढ़ लिए होगे तब तक कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, पूरा का पूरा आपका क्या होगा, एक ही बार में बायोलॉजी क्या होगा, रिकैप हो जाएगा ऑन लास्ट डे। फिर मैं बात करता हूं कि आपको मेमोराइज करना है एनसीईआरटी के कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स की बात आ गई, ये समझ नहीं आ रहा होगा कीवर्ड्स क्या कह दिया मैंने। जैसे कि आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सुना होगा, चैप्टर नंबर 1 में है। फिर आता है आपका जीन रेगुलेशन, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ हमारे पास की टर्म्स होते हैं जो पेपर में एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो आपको ये क्या करना है, इसको मेमोराइज करते रहना है कि हाँ यार ये है क्या, ठीक है। आप इसके भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फिर आपको क्या करना है, पर चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके क्या लगाने हैं, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू कम से कम 5 से 10 साल। पीवाईक्यू लगाने से फायदा क्या होता है मेरे पास, कि जो मेरे पास जो पेपर देने जाओगे उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीवाईक्यू से क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। देन उसके बाद बात करूं तो मैं, आप पीवाईक्यू लगाओगे, पीवाईक्यू लगाने से आपको आंसर लिखने का अप्रोच पता चल जाएगा। बायोलॉजी एग्जाम में क्या होता है, पेपर तो आपका मॉडरेट आता है, आप क्वेश्चंस भी समझ जाते हो, लेकिन दिक्कत जो होती है वो लिखने में होती है। जबकि अगर मैं मैथ एग्जाम की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं जिसमें न्यूमेरिकल आता है, फिजिक्स में बात करूं, तो आप कुछ ना कुछ करके फॉर्मूला वगैरह लिख के आ जाते हैं, ठीक है, तो मास्टर आपको नंबर दे देता है। लेकिन आपको बायोलॉजी में कम से कम थ्योरी तो लिख के आनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, हर एक चीज को मेमोराइज करते रहो, ठीक है। फिर आपका क्या है मेरे पास, ये कैसे आएगा मेमोराइज वाला टेक्निक, ये आएगा आपके पीवाईक्यू से। आप पीवाईक्यू जितना सॉल्व करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। देन हम बात करते हैं, आपने पर चैप्टर पीवाईक्यू जैसे ही लगाया, आप लगाओ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर लगाने का फायदा क्या है, आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे का टाइमर सेट करना है अपने फोन में, अपने घर में एक माहौल क्रिएट करो ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम दे रहे हो। 3 घंटे का क्या करो, आप टाइमर सेट करो। इसमें आप अपने दिमाग में फ्रेम करो कि मेरे को इस 3 घंटे में इस पेपर को, जो कि मेरा 70 मार्क्स का पेपर आएगा, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। जो मैंने ये चीज बताया आपको, मैंने ये चीज बताया कि आपको पढ़ना कैसे, इस वाले की अलग से वीडियो में डालूंगा। 70 आउट ऑफ 70 तो मैंने बताया कि आप कैसे ला सकते हो, पेपर कैसे लिखेंगे उसकी अप्रोच अलग रहेगी, ठीक है। 3 घंटे का टाइमर लगाना है आपको। टाइमर लगाने के बाद आपको ऐसा एग्जाम, मतलब कि ऐसा नहीं करना कि हाँ यार पेपर दे रहा हूं, मतलब सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूं और मेरे को ये आंसर नहीं आता, मैंने क्या किया, चुपके से उसके 2-3 वर्ड्स देख लिया और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम सीरियस, जैसे आप पेपर दे रहे हो वो वाला एग्जाम से, वो वाले माइंडसेट से क्या करना है, इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही है, आगे ऐसी ही वीडियो में डालता रहूंगा और साथ के साथ में हर एक चैप्टर की वीडियो डालूंगा।
ठीक है। तो इस चैप्टर तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और थैंक यू सो मच।